हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 61st क्लास हमें करनी है जी यूजीसी नेट पेपर 1 के PYQs की सीरीज में। और इसमें जो है 21 अगस्त का ये पेपर है सेकंड शिफ्ट का। जो 60th क्लास थी उसमें हमने शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस किया था जो अभी रिसेंटली अगस्त 2024 में हुए हैं। सो उन्हीं 20 पेपर हमें कवर करने हैं। तो ये दूसरा पेपर है टेक्निकली। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 50 क्वेश्चंस जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो क्लास नंबर 60 देख के आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि वीआईपी क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए स्पेशली। ओके, अब मैं वीआईपी क्लासेस जो मैंने थोड़ी बहुत पेपर 2 के लिए जितनी मैं ले पाई उतनी ली हैं, उसमें जो रिसर्च का पोर्शन है, ठीक है, तो वो रिसर्च का पोर्शन एजुकेशन का सब्जेक्ट पेपर 2 और आपका पेपर 1 का क्लैश करता है। तो ये जो क्लैश करता है इस वजह से ये जो रिसर्च वाली, भले ही वो वीआईपी क्लास पेपर 2 के लिए हो, वो चीजें पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने आपकी वीआईपी क्लास 1 वाली प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर दी है। आपको टाइम मिले तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके साथ साथ 10 क्लासेस बेसिक स्टैट की मैंने ऐड कर रखी हैं, सो वो भी देख लीजिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है। स्टैट जो है वो मोटे तौर पे तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। अभी क्वेश्चन जो है रिसर्च से थोड़े अच्छे लेवल के आने लग गए हैं। ओके, यानी रिसर्च वाली यूनिट से। सो 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। शिफ्ट सेकंड का पेपर है। इंग्लिश का पेपर 1 जो है, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में जो पेपर 1 आया था, तो पेपर 1 सबका कॉमन ही रहता है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन डीआई का आपके सामने है। डीआई में पूछा गया है कि एक टेबल है जो आपको टोटल एक्सपोर्ट्स शो कर रही है करोड़ में, ठीक है, करोड़ आएगा, ये कोर नहीं आएगा, करोड़। 6 कंट्रीज ए टू एफ, ये ए टू एफ हमारे कंट्रीज हैं। 5 साल के लिए 2019 से लेके 2023 तक का एक्सपोर्ट शो कर रही है। अगर हम इनकम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स जो है माइनस कर दीजिए तो वो हमारी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको सारा का सारा डाटा जो है वो एज सच दिया हुआ होता है, आपको सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना है। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, आप इसको रोक के भी जो है एक बार देख सकते हैं, सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। What is the approximate percentage increase in the export of all the countries together? तो सारे कंट्रीज का टुगेदर एक्सपोर्ट जो है उसका परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा इन द ईयर 2022 इन कंपैरिजन टू 2020, यानी 2020 और 2022 ये जो सारा का सारा एक्सपोर्ट है इन कंट्रीज का वो कितना इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। यानी कि 2020 में जो एक्सपोर्ट किया था और 2022 में जो किया है कितना इंक्रीज हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी ये एक्सपोर्ट हमें प्लस करना है, इस एक्सपोर्ट को प्लस कीजिए 540 आ जाएगा। जब ये वाले एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे तो ये 750 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना इंक्रीज हुआ है वो देखना तो पड़ेगा ना। 012 यानी 210 करोड़ इंक्रीज हुआ है, 540 से 750 करोड़ हो गया। पहले एक्सपोर्ट 2020 में 540 करोड़ था, 2022 में 750 करोड़ था। कितना इंक्रीज हुआ, 210। बट इन्होंने पूछा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए 210 डिवाइड बाय किससे इंक्रीज हुआ है, 540 से। ओके, सो 540 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इंक्रीज की बजाय ये भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2020 एज कंपैरिजन टू 2022, ठीक है। सो वो चीज उल्टी भी हो सकती थी। तो जब आपसे लेस पूछा जाए, डिक्रीज पूछा जाए, तो नीचे आपका किससे डिक्रीज है, 750 से डिक्रीज होता ना, 210 कम है तो वो नीचे 750 आ जाता। फिलहाल के लिए हमसे इंक्रीज पूछा है तो 210 डिवाइड बाय 540, ये यहां से इसको कट कीजिए, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 8 24, नहीं ठीक है ना, 3, हाँ ठीक है, 3 8 24 और ये 7 था, तो 700 डिवाइड बाय 18। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 38.88%, ठीक है। 888 आएगा तो उस 8 को आप 9 बना सकते हैं, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जी। समझ आया ये क्वेश्चन? नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा इस चीज को।
क्योंकि ये पिछले वाला जो DI था हमारा पिछली क्लास में, उससे तो और भी ज्यादा इजी है और कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ या बहुत लंबी नहीं है. इफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए इन द ईयर 2024, तो 2024 ईयर दे रखा नहीं है हमें, इस यहाँ का एक्सपोर्ट हमें ये बता रहे हैं जो कि 20% ज्यादा है. किससे? कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी इन 2022, कंट्री बी का 2022 और कंट्री ई इन 2021 यानी 110. तो दोनों का कंबाइंड कितना हो गया? 100 और 110 मिला के 210 हो गया. अब 210 का 20% कितना हो जाएगा? 210 का 20% हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42 एक्स्ट्रा, यानी 210 में 42 जोड़ दीजिए तो 2 5 2 252 हो जाएगा, है ना? सही बोला ना? ठीक बोला, 252. ठीक है. सो 252 क्या है यहाँ पे? 2024 का 252 2024 का एक्सपोर्ट है जी. अब ये बोल रहे हैं इनकम क्या होगी ए कंट्री की करोड़ में 2024 में अगर इंपोर्ट हमारे पास 184 है. तो देखो एक्सपोर्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है 252, इंपोर्ट हमारे पास दे दिया है 184, इसको माइनस करोगे तो उत्तर आ जाएगा जी 68. तो ये आंसर अपना डी आ जाएगा. ओके, सिंपल है, कोई टफ चीज है नहीं, समझ आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए. थर्ड है ओवरऑल द गिवन ईयर्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई इज. ये कंट्री ई है, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 120 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 200 प्लस 220 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 साल की बात हो रही है. 1 2 3 4 5 डिजिट है. ओके, देन ये बोल रहे हैं कंट्री सी के एवरेज एक्सपोर्ट. ये कंट्री सी है, इसका एवरेज एक्सपोर्ट इन सारों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे. मैं आपको आंसर बता देती हूं. ई का जब आप सोल्व करोगे तो इट विल बी 750 डिवाइड बाय 5, यानी आंसर आएगा 150. और यहां सी का जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 660 डिवाइड बाय 5, यानी 132. अब देखो ओवरऑल ऑल द गिवन ईयर्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई इज इतने % मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री सी. सो इतने % मोर आपसे पूछा है, पर पहले हमें देखना पड़ेगा कितने % कितना ज्यादा है. मोर तो आप बाद में निकालोगे. सो 150 माइनस 132. ठीक है, इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. ओके, तो ये जो यहाँ पे आएगा कितना आया? 18 आया. अब ये 18 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 132 से ज्यादा है. इनटू में 100, इसको सोल्व कर लीजिए. ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150 डिवाइड बाय 11. यहां पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी हमारा आंसर 150 बाय 11 आ रहा है. यहां जो ऑप्शंस हैं ये इस तरीके से लिखे हुए हैं जी. 13 ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, 9 1 बाई 11, 13 5 बाई 7 और 12 1 बाई 7. ओके, इनको सोल्व कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई, जैसे 11 99 प्लस 1 100, यानी 100 डिवाइड बाई 11 लिख सकती हूं मैं इसको. ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको 150 यानी 13 की मल्टीप्लाई करो पहले 11 से. 11 33 3, 11 एकम 11, 12 13 14, 143 प्लस 7, ये 7 जो है हम एड ऑन कर देते हैं. तो ये क्या आ गया? 150, यानी 150 बाई 11. तो आंसर हमारा ए है, फर्स्ट. ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा आंसर आएगा. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनकम ऑफ ऑल द 6 कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2023 if the total imports of all these countries together was 770 crore in the same year. तो इनकम पूछी है ऑल द 6 कंट्रीज की, कौन से साल में? 2023 में. ये 2023 है, इसमें इनकम पूछी है. यहाँ पे इंपोर्ट्स हमें दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट यानी कि हम इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट आ जाएंगे. जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा जी? 1020. ठीक है, 1020 में से अब ये 770 माइनस कर देंगे, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा, तो उत्तर हमारा 250 करोड़ आ जाएगा. ए आ जाएगा फर्स्ट. ओके, ये भी इजी था, कोई टफ वाली चीज नहीं है. इन द ईयर 2019, 2019 के साल की बात हो रही है. इफ रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट फॉर कंट्री डी, 2019 में कंट्री डी एंड कंट्री एफ के लिए, कंट्री डी के लिए है हमारा एक्सपोर्ट डिवाइड बाय इंपोर्ट का रेशियो 1:2. ठीक है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी इसका एक्सपोर्ट जो है 2019 में 90 है, मुझे पता है.
सो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 90 डिवाइड बाय इम्पोर्ट इज इक्वल टू 1/2। इम्पोर्ट कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, यानी ये 9 मल्टीप्लाई और ये इधर इम्पोर्ट चला गया। ओके, सो डी के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या आ गया 180, हमारे पास इंपोर्ट आ गया और एक्सपोर्ट 90 आ गया, तो ये 90 और 180 है। देन 4:1 दे रखा है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा बाद में क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट ऑफ द कंट्रीज टुगेदर, तो एफ और डी का इंपोर्ट पूछा गया टोटल। सो एफ में क्या रेशियो है, ये एफ है, ये 48 है, यानी कि एक्सपोर्ट डिवाइड बाय इंपोर्ट इज इक्वल टू रेशियो है 4:1, यानी कि 48 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू इंपोर्ट। तो ये क्या हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इंपोर्ट आ गया 12 और ये एक्सपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट है 48, तो 48 इज टू 12, तो टोटल क्या हो गया 180 प्लस 12, यानी डी में तो जो है वो 90:180 आया ना, यानी इंपोर्ट हमारे पास 180 है, एफ वाले कंट्री में इंपोर्ट 12 है, दोनों को जोड़ देंगे, कंबाइंड पूछा है सेम ईयर में, तो आंसर हमारा 192 करोड़ आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया। 6th क्वेश्चन, 60 persons consume 300 kg of wheat in 40 days। तो 60 लोग हैं, 300 किलो गेहूं 40 दिन में खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 25 persons consume 100 kg of wheat। तो सिंपल सी बात है, अगर 300 किलो गेहूं है तो उसको अगर मैं 40 दिन से डिवाइड कर दूं तो पर डे कितनी गेहूं यूज हो रही है मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 4 7 चौके 28 एंड 5, यानी पर, यहां से साफ साफ लिखती हूं मैं ताकि कॉन्टिन्यूटी में लिखा जाए, यानी 60 लोग 40 दिन में 40 डेज 60 पीपल, ठीक है, पर्सन लगा लो, पीपल लगा लो, 40 डेज में कंज्यूम कर रहे हैं 300 kg व्हीट। एक दिन में कितना कंज्यूम करेंगे सारे के सारे, 300 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 7.5 kg। ये 1 डे का कंजम्पशन आ गया। अगर मैं इस एक दिन के कंजम्पशन को 60 लोगों से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक दिन का एक आदमी का कंजम्पशन आ जाएगा, यानी 7.5 डिवाइड बाय 60, 0.125 kg पर डे पर पर्सन, ठीक है। अब एक इंसान एक दिन में इतना ले रहा है तो 25 लोग कितना लेंगे ना, वो भी तो देखना है अपने को। सो 25 लोगों का एक दिन का कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.125, यानी 3.125 kg पर डे। तो 25 लोग एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं 3.125 kg। अब ये लोग 100 किलो गेहूं कितने दिन में कंज्यूम करेंगे, यानी 100 किलो गेहूं 100 kg डिवाइड बाय 3.125 kg पर डे, डे ऊपर चला जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 32 दिन आ जाएगा, यानी कि 32 दिन, क्योंकि केजी से तो केजी कैंसिल हो गया, बचा क्या, डेज बचे, तो 32 डेज जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया जी। 60 लोग हैं, 40 दिन है, 300 किलो गेहूं कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में। 40 दिन में अगर 300 किलो गेहूं कंज्यूम हो रही है तो एक दिन में क्या होगी, 300 डिवाइड बाय 40, यानी 7.5 किलो। अब 7.5 किलो एक दिन में कंज्यूम हो रही है 60 लोगों पे, तो एक लोग पे एक व्यक्ति कितना कंजम्पशन ले रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति कितना उसको यूज कर रहा है, तो एक के निकालने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया हमने। अब एक का आ गया है तो 25 का निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 का कंजम्पशन, 100 kg व्हीट का कंजम्पशन कितने दिन में होगा वो निकालने के लिए हमने एक दिन के कंजम्पशन से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। उत्तर आ गया 32 दिन, 32 डेज। ओके, the idea that mass media do not have much power to directly influence the audience led to the concept of। तो मास मीडिया जो है उसमें इतनी डायरेक्ट, मतलब ऑडियंस को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने की इतनी पावर भी नहीं है। तो ये आइडिया का क्या मतलब है, लिमिटेड इफेक्ट है, मास इफेक्ट है, या फिर इंडिविजुअल इफेक्ट है, या रेगुलेटेड इफेक्ट है। तो ये लिमिटेड इफेक्ट होगा ना जी, कि आप बोल रहे हो कि डोंट हैव मच पावर टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, यानी एक लिमिटेड पावर है, लिमिटेड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है 100 लोगों तक मास मीडिया के थ्रू कोई बात पहुंचा रहे हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो 100 के 100 उसको मान जाएंगे, नहीं, ठीक है, कुछ एक दिमागदार लोग भी तो होते हैं ना। तो लिमिटेड इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सपोर्टेड द आइडिया ऑफ, तो कौन से आइडिया को ये सपोर्ट करती है? साइंस ओनली एजुकेशन को, फ्रेगमेंटेड यानी बिखरे हुए रिसर्च को, रिगरस स्पेशलाइजेशन को, या फिर सेग्रीगेटिंग। दो चीजें होती है, एक एग्रीगेशन होता है इकट्ठा करना, सेग्रीगेटिंग होता है अलग अलग करना। तो आप ह्यूमैनिटीज और साइंस को अलग कर रहे हो, तो नहीं जी, ये ह्यूमैनिटीज और साइंस को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रही हैं। सिर्फ साइंस की एजुकेशन की बात को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, और ना ही फ्रेगमेंटेड रिसर्च की बात कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेड तो बिखरा हुआ हो गया ना, ऐसे रिसर्च को क्यों सपोर्ट करेंगे? एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंबाइंड रिसर्च को सपोर्ट करेंगे। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है और वही हमारा आंसर हो जाएगा, रिग्रेस स्पेशलाइजेशन। पर्टिकुलेट मैटर की टर्म्स हमें मेंशन है और एक्सप्लेनेशन मेंशन है, तो ये चीजें आप कॉमन सेंस से भी सोल्व कर सकते हो कई बार अगर इंफॉर्मेशन याद नहीं है तो। जैसे एरोसोल है, नैनो पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, फाइन पार्टिकल। यानी नैनो जो है वो फाइन पार्टिकल से तो और भी छोटे होंगे, राइट? तो ये दो ऑप्शन देखो, पार्टिकल साइज दे रखा है लेस देन 2.5 और लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर, तो यानी ये और भी छोटा है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? नैनो पार्टिकल, यानी बी का आ जाएगा अपना थर्ड और ये डी का आ जाएगा अपना सेकंड। सो बी का थर्ड, डी का सेकंड, आंसर हमारा क्या आ गया? सेकंड आ गया। यहीं से पता चल रहा है, कॉमन सेंस, दैट्स इट। नैनो तो और भी छोटे को बोलते हैं ना, दैट्स इट। तो बचा क्या? सेकंड, ये आपका फर्स्ट यानी एरोसोल। तो कोई भी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल जब एयर में सस्पेंडेड है तो उसको एरोसोल बोलेंगे। स्मोक क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन विद मिक्सचर ऑफ कार्बन वोलाटाइल्स। तो सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, पढ़ के अगर देखोगे तो। नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, तो देखो आपने इतना तो पता है ना कि कार्सिनोजन हम कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को बोलते हैं, ठीक है? सो बी का आ गया सेकंड, यानी एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आपका क्या हुआ? डिलीट हुआ, एलिमिनेट हुआ, ठीक है? एलर्जेंस जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, सो वो एलर्जी जो क्रिएट करेंगे वो क्या करेंगे हमारे पास? वो हमारे इसको एक्टिवेट करेंगे इम्यून सिस्टम को, ताकि इम्यून सिस्टम उसके लिए एंटीबॉडीज बनाए, ठीक है? ये भी कॉमन सेंस है। सो एलर्जेंस जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, राइट? सब्सटेंसेस दैट कैन डैमेज और अल्टर जेनेटिक मटीरियल, यानी म्यूटेशन हो जाएगी वहां पे, तो वो म्यूटाजेंस होंगे। और बचा क्या? टेट्राजेंस, यानी कि सब्सटेंसेस, ये हाँ, सब्सटेंसेस दैट कैन हैम्पर एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, ठीक है जी। तो 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो गया। अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अब आपको पता होनी चाहिए कि एलर्जन का मतलब क्या है, कार्सिनोजन का मतलब क्या है, म्यूटाजन या टेट्राजन का मतलब क्या है, ठीक है? टेट्राटोजन। The approach in which researchers use the existing data to create groups for comparison, तो existing data का इस्तेमाल हो रहा है, ऑलरेडी डाटा है, उसका कंपैरिजन करके आप इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये ऑपरेशनल है, एक्सपोस्ट फैक्टो है, अप्रोच एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है या क्वासी एक्सपेरिमेंटल है। तो ये एक्सपोस्ट फैक्टो अप्रोच हो जाएगा जी, जिसमें आप जो है पहले वाले एग्जिस्टिंग डाटा के बेसिस पे चीजें कंक्लूड करने की या कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज वॉज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड कंप्लायंस पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एट दोहा? वीआईपी क्लास में करवाया था कि क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन सी गैसेज आती हैं, और क्योटो प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट हुआ वो दोहा अमेंडमेंट था, वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ये भी करवाया था आपको। इसका आंसर जो है आपको NF3 देखने को मिलेगा, यानी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये स्लाइड वहां पे एडिड थी, वहां पे मैंने बोला भी था कि बहुत जगह पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड जो है वो मेंशन्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है, सॉरी। तो वो फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड आया ना, जब लिस्ट को रिवाइज किया दोहा अमेंडमेंट में, वहां पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को ऐड किया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन एडिशनल आप याद रखिए। 2 कमिटमेंट पीरियड थे क्योटो प्रोटोकॉल का, 2008 से 12 तक पहला कमिटमेंट पीरियड था, जिसमें 37 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे या इकोनॉमीज थी ट्रांजिशन में, उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को 1990 लेवल से 5% डिक्रीज करने की बात की थी। दोहा अमेंडमेंट हुआ 2012 में, मैंने 2016 बोला क्या कहीं पे? शायद तो बोला कहीं। सो ये 2012 में कतर में ये अमेंडमेंट हुआ। 2013 से 20 तक
सेकंड कमिटमेंट पीरियड माना गया, वहां पे इनकी लिस्ट को रिवाइज किया गया, उस रिवाइज्ड लिस्ट में NF3 जो है वो ऐड किया गया। तो आपको ये सारी गैसेस भी पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 7th पता होनी चाहिए, ये दोहा अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। ओके, तो अगर आपको इतना भी आइडिया होता कि ये तो ग्रीन हाउस गैसेज ऑलरेडी हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, SF6 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और आपका ये PFCs, तो ये तो ऑलरेडी थे, HFCs, PFCs और SF6, राइट। तो NF3 में ही तो कंफ्यूजन था, तो इसलिए NF3 के साथ आप जा सकते थे। ओके, Which of the following social sciences have contributed much to the knowledge of mass communication? तो mass communication की knowledge में किसने ज्यादा contribute किया है? Anthropology, sociology, psychology, social medicine और defense studies। तो ये क्या रहेगा जी, देखो एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन में कैसे कम्युनिकेशन होता था वो भी इसी में आ जाएगा। सोशियोलॉजी जो अभी की सोसाइटी को एक तरीके से, सोसाइटी में क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या क्या और घटनाएं घट रही हैं, वो सोशियोलॉजी स्टडी करेगी। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर से डील करेगी, बट ह्यूमन बिहेवियर ही तो हमें कम्युनिकेशन का तरीका बताएगा, राइट। सो ABC हमारा आंसर हो जाएगा। सोशल मेडिसिन और डिफेंस स्टडीज जो है वो मास कम्युनिकेशन में एज सच नहीं ज्यादा कंट्रीब्यूट करी ज्यादा। ओके, सो एंथ्रोपोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं ओरिजिन या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, सोशियोलॉजी में तो जहां पर भी हम इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं वो मास कम्युनिकेशन में हेल्प तो कर ही देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। Which of the following statements are logically equivalent? तो एक क्वेश्चन लॉजिकल इक्विवेलेंट का और एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का मस्ट क्वेश्चन है, आता ही आता है, VIP क्लासेस के दौरान भी बताया था। तो वो क्लासेस मोर देन इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक उनको तो वो जान जिगर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के VIP क्लासेस फर्स्ट पेपर के लिए कर जाइएगा, ठीक है। नो monkeys are felons, some monkeys are felons, some felons are monkeys and some monkeys are not felons। तो हमने, अगर आपको पिछली क्लास का भी याद हो, अगर आपने 60th क्लास देखी हो, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये था AEIO, एक टेबल सी बताई थी। यहाँ पे कॉन्ट्रापोजिशन एंड ऑबवर्जन जो है वो इक्विवेलेंस देंगे, इन दोनों में अपने को कन्वर्जन एंड ऑबवर्जन जो है वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्ट्रापोजिशन एंड ऑबवर्जन, यही था ना, ठीक है, सही बोला मैंने, ठीक है। तो ऑबवर्जन तो सब में ही आएगा। अब देखो, नो monkeys आर फेलेंस, तो नो monkey में एक तो रहता है ऑल का ऑप्शन और एक रहता है कि नो फेलेंस आर monkeys, बट ऐसी कोई स्टेटमेंट मेंशन नहीं है। ओके, सम monkeys आर फेलेंस एंड सम फेलेंस आर monkeys, ये स्टेटमेंट जो है वो दोनों की दोनों इक्विवेलेंट है। आंसर हमारा B और C आ जाएगा। देखो, सम S इज P, तो कन्वर्जन करेंगे तो सम P इज S हो जाता है। सो कन्वर्जन के थ्रू I का कन्वर्जन पॉसिबल है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो B एंड C हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये समझने के बाद जब इसको याद करोगे तो आपको कॉन्ट्रापोजिशन, ऑबवर्जन, कन्वर्जन ये समझ आ जाएगा। Reena wanted to eat an ice cream. She took out a phone number online. She repeated the number over and over again while dialing. After order was delivered, she forgot the number. This is an example of the use of which memory process? शॉर्ट मेमोरी प्रोसेस, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, इकोइक मेमोरी या आइकॉनिक मेमोरी। सो रीना आइसक्रीम खाना चाह रही है, उसने फोन नंबर निकाला एक ऑनलाइन, अब उस फोन नंबर को डायल करने के लिए वो बार बार रिपीट करे, इट्स लाइक 1800241180 इस टाइप से। तो जब उसने डायल कर लिया, आइसक्रीम भी आ गई, तो वो भूल गई इस नंबर को। ये मेमोरी का प्रोसेस कौन सा है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ऑटोमेटिक है, इकोइक है या आइकॉनिक है? तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है जी, आंसर इसका फर्स्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी हम सेंसरी मेमोरी पढ़ते हैं एक, और उस सेंसरी मेमोरी में हम ये 3 टाइप की मेमोरीज पढ़ते हैं, हैप्टिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी, आइकॉनिक मेमोरी, ओल्फैक्टरी और आपका गस्टेटरी। ये रहेगा आपके टेस्ट से रिलेटेड, ये स्मेल से रिलेटेड, आइकॉनिक देखने से रिलेटेड, इकोइक सुनने से रिलेटेड और हैप्टिक जो है वो टच करने से रिलेटेड, ठीक है। सो ये 5 के 5 जो है वो सेंसरी मेमोरी के टाइप्स आपको पता हो। ये अल्ट्रा शॉर्ट मेमोरी होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती हैं ये चीजें, ठीक है। कि मान लो आपने कोई टेस्ट जो है डेवलप हो गया आपकी उस पे स्टेज पे, जीभ पे, तो आपको एकदम से वो टेस्ट, वो मसाला या कोई रैंडम सी कहीं से भी चीज खा के एकदम से याद आएगा, ठीक है, कि ये तो वहां खाया था या वहां अच्छा था या वैसा सा ही टेस्ट कर रहा है। तो वो चीज क्या है, वो एक तरीके से सेंसरी मेमोरी है,
कि आपके सेंसेस ने जो चीज फील की थी, देखी थी, उस वजह से वो जो है याद रख पा रहे हैं उस चीज को। ओके, इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट डू स्टूडेंट्स मेजर देयर ओन प्रोग्रेस? ये मैंने आपको, ये प्रीवियस ईयर डिट्टो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी जो है वो लर्निंग का जो मतलब टीचिंग एंड लर्निंग का जो वो थी वीआईपी क्लास थी उसके अंदर आ चुका था ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो यहां से आगे भी नहीं पढ़ने की जरूरत, बट स्टिल इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट डू स्टूडेंट्स मेजर देयर ओन प्रोग्रेस अगेंस्ट देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस रादर देन अगेंस्ट एक्सटर्नल क्राइटेरिया और पीयर्स? जब आप एक्सटर्नल क्राइटेरिया से मैच कर रहे होते हैं या उस स्टैंडर्ड को बीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो एक्सटर्नल क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया रेफरेंस आ जाएगा। पीयर रेफरेंस, अगर आप पीयर से वो कर रहे हैं कि किसी बच्चे से दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं तो वो रैंकिंग में आ जाएगा, यानी नोम रेफरेंस आ जाएगा, नोम रेफरेंस। ठीक है, जब आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हो तो नोम रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस अगर एक्सटर्नल क्राइटेरिया से कर रहे हैं, तो जब आप खुद से ही कंपेयर करते हो दैट इज इप्स्टिव ये असेसमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ कई बार ये भी होता है कि जब आप खुद से ही कंपेयर करते हो तो और कुछ ऑप्शन ना मिले तो हम क्राइटेरिया रेफरेंस के साथ जा सकते हैं अगर वो ऑप्शन में है तो। ओके, फॉर्मेटिव समेटिव, अरे एक सेकंड रुकिए 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 रुकिए, हाँ ठीक है, तो फॉर्मेटिव समेटिव का आपको ऑलरेडी पता ही है, आंसर सेकंड हो जाएगा। अरेंज द प्रोबेबिलिटीज कोरिस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड। ये जेड स्कोर की बात हो रही है, स्टैट की बात हो रही है। जेड स्कोर यूजुअली हम कैसे निकालते हैं, रॉ स्कोर अपना माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ऐसे हम रॉ स्कोर निकालते हैं। ठीक है, हमने ये चीज देखी हुई है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जब हम बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता ये भी तो आप स्टैट की वीडियोस में जाके स्टैटिस्टिक फॉर एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, वहां पे एनपीसी देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखिए। ठीक है, सो ये बेल शेप्ड कर्व होता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो इस डिस्ट्रीब्यूशन में अब देखो इन्होंने बोला है अरेंज द प्रोबेबिलिटीज, कैसे कैसे अरेंज करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कैसे इंक्रीज होगा, तो देखो ये जीरो होता है मीन। ठीक है, इस जीरो से हम कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव में वैल्यूज होंगी, राइट साइड में पॉजिटिव में होंगी। ओके, बट प्रोबेबिलिटीज इक्वल इक्वल है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में 50-50 आपको देखने को मिलेगी प्रोबेबिलिटी। अब ये तो यहाँ 3 सिग्मा तक दिखा रखा है, ये एंडलेस होता है, आगे इंफिनिटी तक जाता है और ये कहीं कभी भी इस बेस को टच नहीं करता एनपीसी जो है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है। ठीक है, ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब बोला है जेड वैल्यूज, अगर जेड की वैल्यू +1 से छोटी है और इंफिनिटी तक है, यानी ये +1 है, इससे छोटी है बट इंफिनिटी तक है, तो ये यहाँ पे 50-50 हो गया, यानी इधर की सारी प्रोबेबिलिटीज 50 और इधर की भी 50। ओके, तो अब +1 से नीचे और इंफिनिटी तक, यानी हमने ये इधर वाली तो सारी प्रोबेबिलिटी इंक्लूड कर ली 50%, और उसमें भी फिर +1 से कम भी हो सकती है, यानी 34.1 भी ऐड कर ली, यानी 50 में ओवरऑल मेजर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 84% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई। ठीक है, सो 84 प्रोबेबिलिटी यहां पे आ गई जी। तो इसको एक सेकंड रुकिए, ऐसे ही हमें बाकी प्रोबेबिलिटीज देखनी है। अब देखो 0 से तो ज्यादा है, 0 यहां लगा लो, 0 से ज्यादा है और 3 से कम है, +3 से कम, यानी यहां तक कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 34, 13, 34, 13 एंड 2, ये 13 नहीं तो 14 लगा लो, इसको थोड़ा और बेटर हो जाएगा, 4 और 4 8 और 2 10, 1 3 और 1 4 और 1 5, 50, ये हो गई 50 प्रोबेबिलिटी। अब -1 से +1 के बीच में, ये -1 है, ये +1 है, बीच में क्या हो गई 34 यानी कि 68। ठीक है, देन z बड़ा है +1 से या बराबर है। ठीक है, सो z बड़ा है +1 से या बराबर है, यानी कि ये +1 है। अब इससे बड़े में क्या आ जाएंगी, इधर इधर वैल्यूज आएंगी, तो 50 में से भी 34 माइनस कर दो, 50 में से 34 गए तो कितने आए, 16, यानी ये प्रोबेबिलिटी रहेगी 16। बस अब इनको अरेंज कर दो, सबसे ज्यादा ए की है, देन सी, देन बी, देन डी, DBCA आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है जी, सो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अराउंड रिवॉल्व करती हैं चीजें, ये डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। इट्स लाइक मैंने बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट किया,
उससे जब मैंने इस डाटा को प्लॉट किया तो ये ग्राफ जो है मेरा एनपीसी निकल के आया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि बेल शेप्ड होता है, जो यहाँ इन्फिनिटी तक जाता है, कभी टच नहीं करता है, जो बिल्कुल बीच में ही आपको यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड देखने को मिलते हैं तीनों के तीनों। और मीन को यहाँ 0 लेवल लेके चलो, इधर लेफ्ट में जो आपको नेगेटिव वैल्यूज नजर आएंगी और यहाँ राइट में आपको पॉजिटिव वैल्यूज नजर आएंगी। यानी कि ये जो मीन है ये इस पूरे कर्व को 50-50 पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, 50% प्रोबेबिलिटी लेफ्ट साइड में, 50% प्रोबेबिलिटी राइट साइड में। वही प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मेंशन है 34.13। ये जो 1 सिग्मा 2 सिग्मा माइनस के प्लस के ये हैं, ये हम Z स्कोर लेके चलते हैं। ओके, सो आंसर आपका फर्स्ट हो गया। इफ द स्टेटमेंट नो monkeys आर felon इज गिवन एज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इमीडिएटली ट्रू हो जाएगी, उसको हम ट्रू इन्फर करेंगे। सो ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन है, AEIO। नो monkeys मतलब ये ई स्टेटमेंट है, नो monkeys आर felons। एंड अगर ई स्टेटमेंट आपकी सही है तो ओ आपकी सही होगी ही होगी। ठीक है, सो ई सही है, ओ में क्या होता है, सम नोट होता है, यानी सम मंकीज आर नोट फैलिन। आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर ए जो है, ये सारी चीजें मैंने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में करवा रखी हैं, अगर ए सही है तो आई भी सही होगा ही होगा, वाइस वर्सा जरूरी नहीं है। ठीक है, देन आपका ए और ई साथ में गलत हो सकते पर सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ ऑल monkeys आर felon या नो monkeys आर felon, तो ये दोनों कॉन्ट्रा बिल्कुल ऑपोजिट सी स्टेटमेंट हो गई। तो इसमें जो है वो दोनों साथ में गलत हो सकती है, बट दोनों साथ में सही नहीं हो सकती। तो ऐसी ऐसी चीजें ऑलरेडी क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि VIP क्लासेस देख लीजिएगा, आपके फायदेमंद की चीजें हैं। Which of the following norms are prescribed for foreign universities to set up their campuses in India? इंडिया में कैंपस सेटअप करने के लिए क्या चीज चाहिए? फॉरेन यूनिवर्सिटीज मस्ट इन्वेस्ट इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नहीं जी, इंडिया हमने तो यूनिवर्सिटी सेटअप करनी है ना, तो यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो वो 500 टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में आती हो, या फिर वो टॉप 500 सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी में आती हो। तो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आएगी तो वो हमारे यहाँ जो है वो ओपन कर सकते हैं। दे शुड एम्प्लॉय ओनली इंडियंस फॉर टीचिंग, नॉन टीचिंग नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टीज जो है उस एरिया में डेफिनेटली होनी चाहिए। सो बी, सी और ई जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट एंड डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाय सेलिंग 35 एग्स फॉर ₹30, एक आदमी है उसने 25% का लॉस जो है उसको हुआ। हाउ मेनी एग्स शुड ही सेल फॉर ₹144 टू गेन 20%? तो देखो, अगर उसको नुकसान 25% का हुआ है, यानी कि उसका जो सेलिंग, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया, 75% हो गया उसके सेलिंग का। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? यानी अगर ये 25% का लॉस है तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 75% है इसके कॉस्ट प्राइस का। ओके, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 75/100, तो कॉस्ट प्राइस ये मल्टीप्लाई बाय 75/100। तो इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व नहीं, 75/100, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, 30 रुपए है, हमने 30 में बेचे हैं वो अंडे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा आराम से, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 40, यानी 40 रुपए के खरीदे थे 35 अंडे, 30 रुपए के बेचे हैं, 25% नुकसान हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि वो कितने अंडे 144 रुपए के बेचे कि उसको 20% का फायदा हो। तो कॉस्ट प्राइस अगर 40 है 35 एग्स का, तो एक अंडे का कितना हो जाएगा, यानी 35 अंडे जो है वो है 40 रुपए के, तो एक अंडा हो जाएगा डिवाइड बाय 35, यानी 1.14 रुपीज का एक अंडा हो जाएगा। ये सेलिंग ना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जिसपे खरीदा जा रहा है। अब इस एक अंडे को मैं 20% फायदे के साथ कैसे बेचूं? सो एक अंडे का कॉस्ट प्राइस प्लस इसका 20% निकाल दूंगी। ठीक है, सो एक अंडे का 20% निकाल के उसके कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब बेचने कितने के हैं, 144 रुपए के बेचने हैं, और एक अंडा जो है अपने पास यहाँ पे हमें बेचना है 1.368 का। सो ओवरऑल कितने अंडे बिकेंगे 144 रुपीज डिवाइड बाय, अगर मैं 1.368 कर दूं तो 105.26 आएगा, यानी 105 अंडे वो अगर बेचे 144 के, तब जाके जो है वो उसको क्या होगा, फायदा होगा। तो आंसर अपना क्या आएगा जी, सी आएगा 105। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ आई हो सारी स्टोरी। 5 ईयर प्लान दे रखे हैं, एजेंसी सेटअप दे रखा है। क्वेश्चन देखते ये नहीं सोचना है कि 5 ईयर प्लान तो पढ़े ही नहीं थे, तो गड़बड़ हो गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑब्वियसली देश आजाद हुआ 1947 में, 50 में संविधान बना, 51 से पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। ठीक है, अब 51 से अगर पहला 5 ईयर प्लान शुरू है और आपको पता है कि यूजीसी तो 1953 में बना था और 56 में जाके इसको हमने क्या कर दिया था, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया था। ऐसा ही कुछ था, राइट? ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर आ गया, यानी 1951 से 56 पहला 5 ईयर प्लान। सो ये अपना सेकंड ऑप्शन। इतना सा भी पता था ना आपको, तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। बहुत सारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऐसे ही किसी एक इंफॉर्मेशन से सोल्व हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो आपको घबराना नहीं है, पढ़ना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, एनालाइज करने की कोशिश करनी है। सो बस यहां से आप बाकी चीजें देख लीजिए। सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है वो आपको स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स मिलेंगे साइंटिफिक स्टडी के। थर्ड 5 ईयर प्लान की आप बात करेंगे तो आपको 2 रूरल यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं, वर्धा और मैसूर में। और आपका 5th ईयर प्लान अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ऑटोनोमस कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। आंसर सेकंड। Which of the following represents the epistemological orientation of quantitative research? So epistemological orientation की जब आप बात करेंगे, ये क्वेश्चन नया हो सकता है। आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिविज्म आ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिविज्म भी एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट पे चलता है। इनफैक्ट जब हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो हम ट्रुथ और अनट्रुथ के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, सो पॉजिटिविज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करेगा, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करेगा to uncover the observable and measurable facts। और जब आप ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल मेजर करने वाले फैक्ट्स की बात कर रहे हो तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से अलाइन हो गया। ठीक है, तो इसलिए थर्ड आंसर रहेगा। Which of the following arguments is fallacious? तो किसमें fallacy है? क्यों है? क्योंकि जो मेजर टर्म है वो ऑल परवेसिव है और जो मिडल टर्म है वो ऑल इंक्लूसिव है। तो देखिए कौन से में है, ये एग्जांपल्स ऑलरेडी आए हुए हैं। एंड जब एक स्टेटमेंट दे रखी हो तो उसमें जो पहला वर्ड होगा, इट्स लाइक स्काई लोटस, ये आपकी माइनर टर्म होगी। फ्रेग्रेंस आपकी मेजर टर्म होगी और जो आपका लोटस है लास्ट वाली टर्म, वो आपका क्या हो जाएगा? मिडल टर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मेजर मिडल, माइनर मेजर मिडल आपको याद रखना है। सोक्रेटिस इमॉर्टल है बिकॉज ही डाइड, क्योंकि इन्होंने बोल दिया मिडल टर्म ऑल इंक्लूसिव है। यहाँ पे मिडल टर्म है ऑडिबल तो सिर्फ सुनने से रिलेटेड है, तो टू नैरो हो गई, राइट? यहाँ पे ही डाइड लॉन्ग अगो, यहाँ पे भी कोई तुक नहीं बनता। नोएबल जो है वो ऑल इंक्लूसिव जो है मिडल टर्म हमारी हो जाएगी। ठीक है, सो मेजर टर्म जो है वो नेमेबल है और नोएबल जो है वो मिडल टर्म है। नेमेबल वाला ऑल परवेसिव है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि जो है नोएबल जो चीज हो उसको नेम भी किया जा सके। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारी फैलिशियस है। ये सारी फैलिसीज और हेतुआभास मैंने करवा रखी हैं, अगेन वीआईपी क्लासेस। आइडेंटिफाई द फैलिसी कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाटर इज नॉन पॉइजनस कंपाउंड, ओके, देयरफॉर इट्स कंपोनेंट्स क्या क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो नॉन पॉइजनस है। हमने क्या किया, ये वाटर था, इस वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करने लग गए। यानी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वाटर की, वो हमने दोनों के एलिमेंट्स की मान ली, जो कि क्या है, हमने पूरे कंपाउंड को डिवाइड कर दिया है। सो फैलिसी ऑफ डिवीजन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वो वाली चीज हो गई कि जो हॉकी की टीम है, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि इंडियन हॉकी टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है, एक्सीलेंट टीम है। फिर मैंने कंक्लूजन निकाला कि उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे एक्सीलेंट हैं। ठीक है, सो ये फैलिसी ऑफ डिवीजन हो गई। ओके जी, और कंपोजिशन क्या हो जाती है? उल्टी। यानी हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो पॉइजनस गैस हैं और इनसे वाटर बनता है, दोनों मिलके वाटर बना रही हैं, तो फिर वो वाटर भी क्या हो गया? पॉइजनस हो गया। ओके, सो ये चीज क्या हो जाती? फैलिसी ऑफ कंपोजिशन, क्योंकि इन दोनों को कंपोज करके हमने एक चीज बनाई, जो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बना दी, थोप दी एक तरीके से, जो कि जरूरी नहीं होता हर बार। तो यहां पे फैलिसी ऑफ डिवीजन रहेगी। The contents of Swayamprabha Channel 4 with the theme of education and social science are provided by।
आपको बताया था पहले 10 चैनल तो एटलीस्ट याद रख लो। अगर वो 10 चैनल याद रखो, उनके नाम याद रखो, तो आपको ये भी पता होगा कि सीईसी न्यू दिल्ली उन 10 के 10 चैनल्स को जो है वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर सीईसी न्यू दिल्ली आएगा। ये चीज करवा रखी थी, ये 10 नाम आपको याद रखने थे, थीम याद रह पाए तो बहुत बढ़िया है। एंड देन सीईसी न्यू दिल्ली। Again VIP classes, okay? Which of the following are the interactive whiteboard software जो कि टीचर को अलाउ करते हैं टू क्रिएट डिजिटल लेसन्स, एनोटेट डॉक्यूमेंट्स एंड कोलैबोरेट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। तो कौन कौन से वो व्हाइट बोर्ड्स हैं? जैमबोर्ड, कैम्टेसिया, देन आपका स्टॉर्म बोर्ड, कॉन्सेप्ट बोर्ड और प्लैटागन। प्लैटागन अगर आपको याद हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब करा रखे हैं, मतलब इट्स लाइक ये 61st क्लास है ना, पहले की 60 तो हो चुकी हैं, और 60 तो चलो अभी वाले पेपरों की है, उससे पहले भी तो 59 हो चुकी हैं। तो वो क्लासेस में से, वो सारे पीवाईक्यूज में से आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे पीवाईक्यूज उनमें दी गई इंफॉर्मेशन अच्छे से समझनी है, याद भी करनी है, ओके। सो प्लैटागन अगर आपको पता होता तो प्लैटागन ये सॉफ्टवेयर नहीं है व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। अगर ये भी पता होता तो आपके 2 ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो जाते। अब आपका झोल जो है वो किसमें 50-50 होते चांसेस ठीक होने के। सो बी सी या ए सी डी, यानी सी तो है ही है, स्टॉर्म बोर्ड रहेगा ही रहेगा। सो स्टॉर्म बोर्ड, कॉन्सेप्ट बोर्ड और जैम बोर्ड, ए सी डी आंसर रहेगा। ये आपका जो कैम्टेसिया है इसके बारे में देखो, प्लैटागन के बारे में क्लास नंबर 5 जो पीवाईक्यूज की क्लास नंबर 5 है उसमें करवा रखा है। ये जो है आपको, इसमें आप एनिमेटेड वीडियोस जो है प्लॉट्स और डायलॉग के साथ बना सकते हो। कैम्टेसिया भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट किया गया है, किसने? टेक स्मिथ ने, फॉर क्रिएटिंग रिकॉर्डिंग वीडियोस, क्रिएटिंग एंड रिकॉर्डिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड प्रेजेंटेशन वाया स्क्रीनकास्ट। तो ये भी बोर्ड वाला सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप उसको यूज कर सको डायरेक्ट। Which of the following electronic technologies is the key technology for making the third generation electronic computer? Transistor based, integrated current based, vacuum tube based और microprocessor based। तो सबसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हमें देखने को मिली थी, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को मिला था, इंटीग्रेटेड करंट नहीं था, इस वजह से ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। बट ये इंफॉर्मेशन आपको पता हो, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज की, दूसरी ने ट्रांजिस्टर्स यूज किए, तीसरी ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की चल रही है। ये एग्जांपल्स थे, इन एग्जांपल्स में से भी कई बार पूछा गया है। Which of the following would create the most stable computer network with the fastest data transmission? तो इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल कंप्यूटर नेटवर्क होगा जो डाटा को सबसे फास्ट ट्रांसमिट करे? एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट टू कनेक्ट डिवाइसेस, वायरलेस, देन कनेक्ट डिवाइसेस वायरलेसली यूजिंग मोबाइल फोन, अगेन वायरलेस, फिर आप कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और फिर आप यूज कर रहे हो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो देखो कोई भी केबल बेटर रहेगी वायरलेस से, ठीक है, वायरलेस में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू केबल, केबल में जल्दी ट्रांसफर होगा। कोएक्सियल की 3 टाइप की केबल्स यूजुअली हम देखते हैं, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स। तो इसमें जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं वो सबसे एडवांस्ड होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं, और वो जो है बेटर परफॉर्मेंस आपको दिखाती हैं। आंसर फोर्थ रहेगा कि आप डिवाइसेस को एक स्विच से कनेक्ट करो यूजिंग डिवाइसेस टू अ स्विच यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये डिफरेंस है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल और ऑप्टिकल भी। ऑप्टिकल में जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो एक ऑप्टिकल फॉर्म में होता है, टेक्स प्लेस इन एन ऑप्टिकल फॉर्म ओवर अ ग्लास। यहाँ पे इनर कंडक्टर पे होगा, यहाँ पे मेटालिक कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू होगा। इसकी जो है नॉइस इम्यूनिटी लो है, इसकी नॉइस इम्यूनिटी हायर है, और इसकी हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी है, यानी कि अनअफेक्टेड रहेगा। जो बीच में इलेक्ट्रिकल नॉइसेस आते हैं तो लैग के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड से भी ये अफेक्टेड नहीं होगा, ये लेस अफेक्टेड होगा, ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा। देन ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक्सपेंसिव है, बाकी वाले कम, एंड देन ये चीपेस्ट है। वेरी हाई बैंडविड्थ होती है, एटेन्यूएशन लो होता है, इंस्टॉलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। बट ऑप्टिकल फाइबर सबसे बेटर जो है वो हम तीनों में से पाते हैं। अरे इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट को हम मेंशन कर रहे हैं UJKE
JR, तो ग्राउंड को कैसे करेंगे, तो एक बार ABCD देख लेते हैं। PQRSTU, यानी बीच में T छोड़ दिया और U आ गया है, ठीक है। JKL, JK एंड L, ये एरो उल्टा चला गया। IABCDFGH, IJK, J आ गया, K आ गया, EF छोड़ के G आ गया, H है, I छोड़ के J आ गया, R है, S छोड़ के T आ गया। यानी एरोज ऊपर नीचे हैं, उल्टा अल्टरनेट एरोज करो और एक एक लेटर जो है वो छोड़ते जाओ। ग्राउंड में क्या करेंगे, GROUND, तो सबसे पहले G, ABCDEFG, GH छोड़ के I आ जाएगा, ठीक है। देन उल्टा PQR, यानी P इधर आना चाहिए और इधर Q आना चाहिए, R आ गया, ठीक है। देन उल्टा OPQ, ठीक है। देन ये वापस से उल्टा PQRSTUV, STU, ठीक है। JKLMNOP, देन आपका ABCD, यानी B, C और D, तो ये क्या आ जाएगा, IPQSPB, आंसर 4th, ठीक है। समझ आया, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली क्लास में भी था, 60th क्लास जो थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड हॉट मीडिया, अब आपने क्लासेस नहीं देखी होंगी PYQs की, तो आपको नहीं पता होगा, वरना आपको पता होगा बिकॉज ये ऑलरेडी करवा रखा है। हॉट मीडिया में रेडियो, सिनेमा, फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। कूल मीडिया में टेलीफोन और टेलीविजन आ जाएंगे। क्लास नंबर 6 में ये चीज करवाई थी, ये मार्शल मैकलुहान वाली चीज करवाई थी, PYQs में आई हुई है, आपको पता होनी जरूरी है। हॉट मीडिया हाई डेफिनेशन होते हैं, कूल मीडिया लो डेफिनेशन होते हैं। हॉट मीडिया के एग्जाम्पल में हम प्रिंट, फोटोग्राफ, रेडियो और मूवीज को रखते हैं, और जैसे स्पीच, कार्टून, टेलीफोन, टेलीविजन, ये हमारे कूल मीडिया में रहेंगे। वही डिट्टो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो अगर आपने PYQs किए होंगे तो आपको ये चीज पता होगी, ठीक है। आंसर CDE हो जाएगा। With reference to the open source software, which of the following statements are correct? ओपन सोर्स है तो यानी कोड उसका आपको पता है, ओपन सोर्स है तो आपको पैसे नहीं देने हैं, फ्री में है ये सॉफ्टवेयर। सो इट इज द सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड, बिल्कुल सही बात है। इट अलाउज एनीवन टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू बेस्ट फिट देयर नीड्स, हाँ, जब सोर्स कोड ओपन है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनीवन कैन यूज ऑन ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग फॉर इट, बट वी डोंट नीड टू पे फॉर इट, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये गलत हो गया जी। अच्छा, डी, लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलो मुझे पता नहीं है डी का, ओके, चलो देखते हैं। सी वाला श्योरिटी से नहीं आएगा। अगर सी नहीं आएगा तो आंसर एक ही बचा। ये एलिमिनेशन मेथड हेल्प करता है आपकी कि आप स्टेटमेंट्स पढ़ो जिनमें श्योर हो, उस बेसिस पे आंसर तक जाने की कोशिश करो। आंसर ABD हो जाएगा, यानी लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, अगेन कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन में यूज हो सकता है। इन कम्युनिकेशन अ टेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो नॉन रिस्पॉन्सिव है, मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रोडक्ट है, सोशल इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है, या न्यूरोलॉजिकल रिसर्च का। तो देखो नॉन रिस्पॉन्सिव क्या होता है, जब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तो फिर तो टेक्स्ट में भी नहीं आएगा, राइट। जो आप रिस्पॉन्स तो आपने दिया है ना, तो सोशल इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है जी ये, कि आपने इंटरेक्ट किया है तब जाके टेक्स्ट निकल के आया है कम्युनिकेशन में, ओके। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, नंबर सीरीज। तो 2A, चलो ये देखो ABCD देखते हैं पहले। A, B और C छोड़ के D, E, F छोड़ के G, H, I छोड़ के J, K, L छोड़ के M आएगा, यानी ये दो तो गलत हो गए, ठीक है, सीरीज में। फिर है 11, 13, 17 और 23, यानी कि 11 में कितने जोड़ दिए, 2, फिर यहां कितने जोड़े, 4, 7 और 3 और 3 6 जोड़ दिए, तो अगले में 8 जोड़ देते हैं। 23 में 8 जोड़े तो कितना आया, 31 आया, ठीक है। तो M31 यहां से भी सोल्व हो रहा है आपका, बट स्टिल अगला भी देखते हैं। 2 दूनी 4, देखो 2 4 12 48, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 12 तिबान 12 चौके 48, यानी 48 पंजे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक तो कर रहे हैं ना। 48 की मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 से 8, 5 40, 4 5 चौके 20 और 4 24 240, ठीक है। आंसर थर्ड आ गया, थर्ड।
ठीक है, 240 M31 आंसर थर्ड जो है वो अपना सही हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टफ जो है वो आपको नहीं देखने को मिलते। The components of quality education identified in National Education Policy of 2020। तो क्वालिटी एजुकेशन के कंपोनेंट्स कौन से होंगे? पॉलिटिकल एफिलिएशन, करिकुलम, पेडागोजी, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, हायर फीस। तो देखो हायर फीस तो नहीं होगी फॉर श्योर, फीस की बात तो हम हाई नहीं रखेंगे कि हाई फीस है तो क्वालिटी एजुकेशन होगी, नहीं जी। सो ई तो नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन तो कट आउट हो गए। बचा क्या? ए बी डी और बी सी डी, यानी बी तो है ही है करिकुलम, ठीक है, करिकुलम है तो पेडागोजी भी होगी और करिकुलम है तो कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट भी देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई लेना देना नहीं होगा क्वालिटी एजुकेशन से। बी सी डी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। A British official of the East India Company who was interested in higher learning in India was। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है, उससे डरना नहीं है। अब आ गया है तो अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आंसर विलियम जोन्स रहेगा। विलियम जोन्स जो है वो ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट थे। फिलोलॉजिस्ट मतलब जो लैंग्वेज की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो पूरी लैंग्वेज के बारे में पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई, और वही चीज को स्टडी करने के लिए वो इंडिया में आने वाले थे, आए थे बेसिकली, वो इंटरेस्टेड थे। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो भी फाउंड किया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। किस लिए? ताकि वो एनकरेज कर सके और सपोर्ट कर सके एशियन कल्चर और उसकी लैंग्वेजेस को। इन्होंने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट थे जो इंग्लिश में कन्वर्ट किए थे, जैसे कालिदास की शकुंतला और मनुस्मृति, तो ये इनके फेमस ट्रांसलेशंस हैं। सो विलियम जोन्स जो है वो आंसर रहेगा। ग्लैडविन, वार्ड और एडम के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन अगर करें तो फ्रांसिस ग्लैडविन जो है वो पर्शियन स्कॉलर थे, ट्रांसलेटर थे, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वो अपने पर्शियन ट्रांसलेटिंग के लिए जाने जाते हैं कि जो पर्शियन काम हुआ था उसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। उनका इंपैक्ट भी रहा है बट इतना नहीं रहा जितना विलियम जोन्स का रहा है, इसलिए आंसर हम विलियम जोन्स चूज करते हैं। विलियम वार्ड जो है वो भी मिशनरी थे, सिरमपुर ट्रायो के मेंबर थे। सिरमपुर ट्रायो में 3 लोग थे, वो 3 लोग कौन कौन से थे वो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी पीवाईक्यूज में आ चुका है, ठीक है। तो इन्होंने ज्यादा फोकस रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स पे किया रादर देन हायर एजुकेशन या एकेडमिक स्कॉलरशिप के प्रमोशन की बजाय। विलियम एडम की बात करेंगे, वो स्कॉटिश मिशनरी थे, वो भी अपने काम के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इंडिजिनस एजुकेशन जो है उसके ऊपर सर्वेज किए हैं, बट उन्होंने सिग्निफिकेंटली हायर लर्निंग के फील्ड में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ओके, आंसर देखिए जी अगला। ट्रैप डोर मालवेयर के टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक है ट्रैप डोर, टाइम बॉम्ब, पॉलीमॉर्फिक वायरस और मैक्रोवायरस। जब लास्ट क्लास ली थी उसमें लॉजिक बॉम्ब था, ये टाइम बॉम्ब है, ठीक है। तो टाइम बॉम्ब जब टाइम आएगा तभी तो ट्रिगर होगा ना, तो ट्रिगर्स एक्शन व्हेन स्पेसिफाइड टाइम अकर्स, सही समय आने पे ये बॉम्ब फटेगा। तो बी का फोर्थ आएगा। अच्छा ये ABCD तो मैं लिखना ही भूल गई इधर, ABCD, ठीक है। तो ये बी का फोर्थ आएगा, यानी ये 2 ऑप्शन तो कट आउट हो गए, ठीक है। फिर सी का ऑलरेडी फर्स्ट ही हो गया, सेम ही है दोनों में, यानी पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है वो वेरी करता है, प्रोड्यूसेस वेरिंग लेकिन ऑपरेशनली इक्विवेलेंट कॉपीज, कि आपको वो कॉपीज का काम तो सेम रहेगा लेकिन ये वायरस जो कॉपी बना रहा है वो आपको दिखने में अलग लगेंगी। प्रोड्यूसेस वेरिंग अलग अलग है, चेंज्ड है, पॉलीमॉर्फिक है, ज्यादा फॉर्म्स में है, बट ऑपरेशनली इक्विवेलेंट है, काम उनका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद है कोड दैट अलाउज अनऑथोराइज्ड क्विक एक्सेस एट अ लेटर टाइम। तो जो क्विक एक्सेस प्रोवाइड करे यानी कहीं ना कुछ छुप के बैठा है, सो वो क्या रहेगा? माइक्रोवायरस, मैक्रोवायरस, डी का सेकंड, यानी आंसर फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, अच्छा डी का थर्ड भाई, थर्ड, ठीक है। तो जो छुप के बैठा है और बाद में काम करेगा वो ट्रैप डोर है, सही है ना, फर्स्ट का सेकंड, हाँ। कोड दैट अलाउज अनऑथोराइज्ड क्विक एक्सेस एट अ लेटर टाइम, तो इसको ट्रैप डोर को बहुत बार बैक डोर भी बोला जाता है कि बैक डोर एंट्री ये प्रोवाइड करता है और अनऑथोराइज्ड क्विक एक्सेस आपको उस टाइम के लिए दे देगा। मैक्रोवायरस जो है वो इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेटेड लगेंगी रादर देन एग्जीक्यूटेड, तो ये अपना डी का आ गया थर्ड, ठीक लिखा ना, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट है और रिलेटेड मीडियम है, अटेंशन इकोनॉमी, नैरोकास्टिंग, सिंक्रोनस ऑडियंस, पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ पेरेंटनेस। यानी अगर सिंक्रोनस ऑडियंस है तो पब्लिक स्पीच होगा,
क्योंकि ना एफएम रेडियो पे सिंक में है चीजें, लाइव नहीं है, इंटरनेट पे भी लाइव नहीं है, ना आप सिंक में हो, ना टेलीविजन पे सिंक में हो, पब्लिक स्पीच अगर हो रही है तो आप सिंक में हो, यानी सी का तो फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट आएगा तो आंसर थर्ड आएगा। दैट्स इट। आपको एक चीज ढूंढनी है, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं तो कुछ ना कुछ आपको जरूर आता होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी ना पता हो, बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे ऐसे। ओके, पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटनेस, तो वो अपनी क्या आ जाएगी जी, टेलीविजन आ जाएगा। नैरोकास्टिंग में अपना एफएम रेडियो आ जाएगा, और अपना अटेंशन इकोनॉमी में इंटरनेट आ जाएगा। ठीक है, जिसके इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हो, या फिर जैसे मार्केटिंग करते हैं उस टाइम पे, मार्केटिंग के टाइम पे भी आप बहुत सारे लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हो, तो अटेंशन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू इंटरनेट। ठीक है, मीडियम इंटरनेट रहेगा। सो 3, 4, 1, 2 हमारा आंसर होगा। Which of the following is an example of negative feedback in context of climate change? So oceans remove carbon dioxide from the air. Okay, कैसे? वार्मिंग इंक्रीजेज वाटर वेपर्स इन एयर। हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर वेपर की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उससे इवेपोरेशन होगा। स्नो कवर लॉस एंड आइस शेल्फ मेल्ट, यानी स्नो कवर अगर हट रहा है या आइस मेल्ट हो रही है तो वो रिड्यूस कर देगा सन की रिफ्लेक्शन को, क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन आइस के ऊपर ही हो रही थी, अब वो आइस मेल्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। सही बात है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव फीडबैक है, सही है जी। ये ओशन वाली चीज गलत है कि ओशन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ओके, आइडेंटिफाई द नॉमिनल वेरिएबल्स, तो जो मैंने आपको बोला था कि कुछ एक रिसर्च की जो क्लासेस हैं, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, प्लस उसमें पीवाईक्यूज भी करवा रखे हैं, वो वीआईपी एजुकेशन के लिए करवाए थे, बट वो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लैश करता है एजुकेशन का सिलेबस बहुत सारे जगह पे, तो इसलिए रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भी वो मैंने आपकी वीआईपी क्लासेस फर्स्ट के साथ ही मर्ज करके एड ऑन की हुई हैं, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 4 तरीके के वेरिएबल हम पढ़ते हैं, नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल और रेशियो वेरिएबल। ठीक है, तो यही वही स्केल वाली सिचुएशन है यहाँ भी। ठीक है, नॉमिनल मतलब नाम के लिए, कोई उसमें सीक्वेंस नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड का लेना देना नहीं है, तो जेंडर रहेगा और कास्ट रहेगा। टेम्परेचर की बात आते ही हम इंटरवल पे जाते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस भी एक रैंक के साथ आएगा, यानी आप किसी न किसी को ऊपर नीचे तो डाल रहे हो, तो वो ऑर्डिनल में चला जाएगा। अनोयंस लेवल किस में आएगा वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा। वीआईपी क्लास नंबर 14 जो एजुकेशन के लिए ली है, इंपॉर्टेंट है, वहां बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करवा रखे हैं। वहीं पे ये चीज थी कि वहीं से ये कंक्लूजन निकाला था कि पीवाईक्यूज में जितनी चीजें आई हुई हैं, नॉमिनल में ये एग्जांपल्स हैं, ऑर्डिनल के एग्जांपल्स, इंटरवल के एग्जांपल और रेशियो के एग्जांपल्स। ओके, which higher order knowledge can make the difference between how well and quickly one students learn material? तो कितना बेटर तरीके से सीख पाओगे ये कौन बताएगा, कौन सी हायर ऑर्डर नॉलेज जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है कि कौन कितना बेटर सीखेगा। डेक्लेरेटिव नॉलेज, ये रोट या फिर रोट लर्निंग, या मेटाकॉग्निशन या प्रोसीजरल। सो अगर आपका मेटाकॉग्निशन हाई है या मेटाकॉग्निशन क्या है, वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और वो हायर ऑर्डर नॉलेज है। रोट लर्निंग को, मेमोरी को, इनको हम हायर ऑर्डर नॉलेज में कंसीडर नहीं करते हैं। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स A to E that correctly fills the blank in the following paragraph. So in the context of human computer interaction, dash is an interface, तो इंटरफेस है क्या कोई इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन्यू है, विंडो है, आइकन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखो ये इंटरफेस तो है, बट मान लो आपको ये डेफिनेशन नहीं पता थी या ये फुल फॉर्म नहीं पता थी, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज फिट बैठ सकती है। ओके, देखो, इज द रीजन ऑफ स्क्रीन यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो विंडो पे शो होती है ना इंफॉर्मेशन, तो विंडो इज द रीजन, उस विंडो की बात कर रहे हैं। ठीक है, डैश इज अ स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट फोल्डर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये आइकन हो गया। ठीक है, तो ये आइकन। देन है वेयर इज डैश इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, यानी मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू हो गया, यानी CDB आएगा लास्ट का, ये देखो CDB।
इतने से ही सोल्व हो गया आपका। आपको कंफ्यूजन क्रिएट भी हो रहा है तो भी नहीं होने दिया इन्होंने, बस आपको स्मार्टली सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक इंटरफेस है बिल्ट अराउंड विजुअल थिंग्स। विंडो 11 जो है वो एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का विद दीज विजुअल थिंग्स। विंडो जो है वो एक रीजन है स्क्रीन का जहां पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। स्मॉल पिक्चर्स की आप बात करेंगे तो वो आइकन्स हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में मेन्यू आ गया, आंसर थर्ड आ गया। जीयूआई की फुल फॉर्म अब आपको पता होनी चाहिए। बर्निंग सॉलिड वेस्ट जैसे कैन, बैटरी, प्लास्टिक, इन सबको बर्न करेंगे तो क्या जनरेट होगा? माइक्रोप्लास्टिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डायोक्सिन्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स या हेलोन्स। तो आप देखो हेलोन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे तो हमने काफी पहले से ही कंट्रोल करके रोक नहीं लगा रखी है, ठीक है। तो अब तो ऐसी कोई चीज बने ही नहीं जिससे प्रोड्यूस हो सके ये या ये कंज्यूम हो, ठीक है। तो वो कंजम्पशन प्रोडक्शन वाली चीज तो अब खत्म ही हो चुकी है, हम यूज ही नहीं करते हैं इनको। तो माइक्रोप्लास्टिक निकलेगा, डायोक्सिन्स और पीसीबीज, यानी ए सी डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, A measure of consistency of observation of a single situation made by different people refers to। तो आप कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर करना चाह रहे हो एक ही सिचुएशन से रिलेटेड, लेकिन अलग अलग लोग उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोग उसको मेजर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंटररेटर, यानी अलग अलग लोगों की बात हो रही है यहाँ। ये इंटररेटर रिलायबिलिटी होगी कि जब चार लोग अलग अलग लोग चेक कर रहे हैं किसी एक पेपर को मान लो, तो वो चारों से अगर सेम से मार्क्स देते हैं तो वो रिलायबल है। तो वो इंटररेटर रिलायबिलिटी हो गई जी, ठीक है। इंटर स्कोरर या इंटर रेटर रिलायबिलिटी को कई बार ऑब्जेक्टिविटी से भी रिलेट किया जाता है। ओके, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20%, 30% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम किसके बराबर होंगे सिंगल डिस्काउंट अगर दिया जाए तो। ओके, तो दो तरीके हैं, पिछले पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया था, बस वहां 30-30-30 था, यहाँ 10-20-30 है। तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। एक तरीका यह है कि 100 मानो, 100 का 10%, 90 आ गया, 90 का 20% करके उसमें से माइनस करो, वो वाला तरीका लॉजिकल, ठीक है। एक अपना फॉर्मूला वाला तरीका है, फॉर्मूला वाला तरीका था कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो पहले फर्स्ट डिस्काउंट फिर सेकंड डिस्काउंट, यानी पहले 10% 20% लेके हमने आंसर निकाला, दोनों का इक्विवेलेंट आया 28%। फिर 28% और 30% लेके आंसर निकाला, इक्विवेलेंट आया 49.6%। दैट्स इट। ये पिछली क्लास में डिटेल में अच्छे से दोनों लॉजिकल एग्जाम, दोनों तरीके एक्सप्लेन किए थे मैंने, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको आते होंगे। Which of the following two statements cannot both be true but साथ में गलत हो सकती हैं? A E I O U, सॉरी यू मतलब वो तो अपना वोवेल हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी इसी क्लास में ही कि ए और ई जो स्टेटमेंट है वो साथ में गलत हो सकती है, सही नहीं हो सकती। तो ए मतलब ऑल मोंकीज आर एप्स और ई मतलब नो मोंकीज आर एप्स, तो ये बात दोनों तो सही नहीं हो सकती ना सेम टाइम पे। तो ए और डी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ये है आपका कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। बाकी ये ऋग्वेद और वेदों से रिलेटेड है। इन ऋग्वेद अग्नि इज कनेक्टेड विद, तो अग्नि किससे कनेक्टेड है? अग्नि और इंद्र जो है वो सेक्रीफाइस से कनेक्टेड है, आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ऑप्टिमिस्टिक टोन रिगार्डिंग मेन्स लाइफ इन दिस वर्ल्ड एंड हिज और हर फ्यूचर इन द अदर वर्ल्ड एग्जिस्ट इन, तो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो ये यहाँ पे ऑलरेडी इस पैराग्राफ में मैंने हाईलाइट कर दिया है, आंसर यजुर्वेद हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ ऋग्वेद द ऋषिस वैल्यूड जनना आर एज मीन्स, तो कैसे उन्होंने वैल्यू किया? अगेन मैंने आपका आंसर हाईलाइट कर दिया है, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, टू फाइंड रिलीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल बॉन्डेज। 49th, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ कल्चरल लाइफ ऑफ हिंदूज, तो ओरिजिनल सोर्स जो है वो यहाँ पे समझ आता है, वेदों की बात हो रही है, तो सेक्रेड वेदास जो है वो आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद जनना रेफर्स टू, तो दो चीजें हमने पढ़ी इसमें, एक जन कर्म और एक जन्म, ठीक है। जन्म लगा लो, जन्ना लगा लो, यही लिखा हुआ था स्पेलिंग उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, इट इज ओनली थ्रू जन्ना दैट सोल कैन गेट इनटू अ स्टेट ऑफ एवरलास्टिंग ब्लिस, तो जन्ना रेफर्स टू एवरलास्टिंग ब्लिस, ठीक है जी। ये आपके 50 क्वेश्चंस हो गए। मैं उम्मीद कर रही हूं ये पेपर आपको इजी लगा होगा, अगर आपने पहले के पीवाईक्यूज देख रखे होंगे तो।
सो PYQs बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और PYQs से ही निकाल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की VIP क्लासेस मैंने क्रिएट कर रखी हैं ऑलरेडी। सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट ढूंढिए, उसको कवर कीजिए, अपने PYQs करके देखिए, मोर देन इनफ हो जाएंगी ये चीजें। ओके, बट करना आपको ही पड़ेगा, कोई और आपकी जगह बिल्कुल नहीं कर सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. And be consistent in your efforts. All the best for your preparation. पढ़ते रहिए, PYQ solve करते रहिए। Take care. मिलते हैं next class में।